जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। जैसा कि ये हमारे मध्य प्रदेश प्रैक्टिस सेट की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। जितने भी मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न रहते हैं, इसमें हम उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना बनती है। और उनके बारे में, उनसे जुड़े जितने भी फैक्ट होते हैं, हम उन सभी को भी कवर अप करते जाते हैं ताकि उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम साथ ही साथ उनको भी कवर करते हुए चलें। तो हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, ग्रीष्मकाल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम बताइए। आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रीष्मकाल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी कौन सी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर इज अ करेक्ट आंसर। जैसा कि 1948 में मध्य भारत के गठन के साथ इंदौर मध्य भारत प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया था। इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी बना था मध्य भारत प्रांत की, जबकि ग्वालियर को इस प्रांत की अर्थात मध्य भारत प्रांत की ही ग्वालियर जो थी वह हमारी शीतकालीन राजधानी थी। तो हमें यहाँ पर दोनों को याद रखना है, इंदौर ग्रीष्मकालीन और ग्वालियर शीतकालीन राजधानी थी। और ये सिलसिला कब तक चलता रहा है? तो 1 नवंबर 1956 तक, 1 नवंबर 1956 तक यह कंटिन्यू रहा था। क्यों? क्योंकि 1 नवंबर 1956 का मध्य प्रदेश का गठन हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, नीमच जिला अपनी सीमा किस अन्य राज्य के साथ साझा करता है। जैसा कि राज्य से जुड़े सीमाओं अपने किन राज्यों के साथ साझा करते हैं, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन देखे जा रहे हैं और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि नीमच जिला अपनी सीमा को किस अन्य राज्य के साथ साझा करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान इज अ करेक्ट आंसर। जैसा कि नीमच मध्य प्रदेश का एक जिला है। नीमच, मंदसौर ये सबसे ऊपरी जिले देखने को एक तरफ हमें मिलते हैं और इस जिले का मुख्यालय भी नीमच ही है। और नीमच कब बना था? तो हमें यह याद रखना है, नीमच क्योंकि एक आर्मी की भी बहुत महत्वपूर्ण छावनी के रूप में जानी जाती है। तो यह 30 जून 1998 को अस्तित्व में आया था। कब हुई थी नीमच की स्थापना? 30 जून 1998 में मध्य प्रदेश का एक स्वतंत्र जिला घोषित हुआ था। और पहले ये किसका हिस्सा था? तो हमें याद रखना है कि यह पहले मंदसौर का हिस्सा था और यह पश्चिम और उत्तर में राजस्थान की सीमाओं को स्पर्श करता है। पश्चिम उत्तर में राजस्थान राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। वर्तमान में यह CRPF अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से भी जाना जाता है और नीमच को ही CRPF की जन्म स्थली माना जाता है। नीमच को किस संस्था की, किस फोर्स बल की या किस सैन्य बल की जन्मस्थली माना जाता है? तो हमें याद रखना है कि यह CRPF की जन्मस्थली भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, बड़वानी के उत्तर की ओर स्थित जिले का नाम बताइए। क्या पूछा रहा है कि बड़वानी के उत्तर की ओर स्थित जिले का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है धार। बिल्कुल सही आंसर है। जैसा कि धार हम सभी जानते हैं कि धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी ये सब एक क्षेत्र ही है पूरा, जो एक अलग ही क्षेत्र में रहता है। बिल्कुल। तो बड़वानी ज़िले के दक्षिण में महाराष्ट्र लगता है, पश्चिम में गुजरात, पूर्व में खरगोन और उत्तर में धार जिला आता है। तो हमने बड़वानी के चारों तरफ, बड़वानी के चारों दिशाओं की हमने बात कर ली है यहाँ पर कि किस दिशा में क्या आता है। ठीक है। तो यहीं पर जो जिला है यह खरगोन, अपना बड़वानी जिला पश्चिम में उच्चतम बिंदु के साथ आकार में यह त्रिकोणीय है। तो इसकी आकृति कैसी है? त्रिकोणीय आकृति वाला है। शहर बड़वानी नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। हमें याद रखना है कि नर्मदा नदी के किस दिशा में स्थित है? बड़वानी दक्षिण जिले में, दक्षिण दिशा में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे जानने के लिए कि बड़वानी की स्थापना कब हुई थी। तो बड़वानी की स्थापना हुई थी 25 मई 1998 को। कब हुई थी? 25 मई 1998 को बड़वानी की स्थापना हुई थी। पूर्व में यह जिला खरगोन को ही पश्चिमी निमाड़ के नाम से जाना जाता है। तो यह उसका ही एक भाग था। बड़वानी मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और नर्मदा नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। इस जिले के दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणियां हैं और बड़वानी जिला कपास के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के तत्काल बाद गुना किस हिस्से के राज्य का हिस्सा बन गया था। चारों ऑप्शन बताना है कि इनमें से
किसके राज्य का हिस्सा बन गया था जस्ट भारत की स्वतंत्रता के तत्काल बाद? गुना। गुना कौन सा? मध्य प्रदेश का ही एक जिला है गुना, शिवपुरी, उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मध्य भारत इज़ अ करेक्ट आंसर। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही गुना मध्य भारत के 16 जिलों में से एक के रूप में 28 मई 1948 को भारत के मध्य भारत के नए राज्य का हिस्सा बन गया था और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य में विलय कर दिया गया था और स्वतंत्रता के पहले गुना ग्वालियर राजघराने का ही हिस्सा था। गुना किसका हिस्सा था? पहले हमें याद रखना है कि यह ग्वालियर राजघराने का ही हिस्सा रहा है जिस पर सिंधिया वंश का अधिकार रहा है। किस वंश का? सिंधिया वंश का। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के तत्काल बाद अलीराजपुर को निम्नलिखित में से किसके राज्य का हिस्सा बना दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका भी सही आंसर है मध्य भारत। सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेजों की दासता से, तब 1948 में अलीराजपुर रियासत के भारतीय संघ में विलय हो जाने के बाद यह क्षेत्र प्रशासनिक रूप से मध्य भारत के अधीन हो गया था। किसके अधीन? मध्य भारत के अधीन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? आपसे यह पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गोंडवाना लैंड इज अ करेक्ट आंसर। जैसा कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड भू संहिता का ही एक महत्वपूर्ण भाग है और गोंडवाना मध्य भारत का एक ऐतिहासिक क्षेत्र भी है जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के हिस्से आते हैं। पहले जीव की उत्पत्ति धरती के पेंजिया भूखंड के काल में गोंडवाना भूमि पर ही हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति धरती के किस भूखंड पर हुई थी? तो यह पेंजिया भूखंड के काल में ही गोंडवाना लैंड पर हुई थी और गोंडवाना महाद्वीप एक ऐतिहासिक महाद्वीप भी है। इसके बारे में और चर्चा करें तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 50 करोड़ वर्ष पहले इस पृथ्वी पर सिर्फ 2 ही महाद्वीप थे। एक का नाम था गोंडवाना तो दूसरे का नाम था लॉरेशिया। कौन कौन से 2 महाद्वीप थे? गोंडवाना और लॉरेशिया। गोंडवाना लैंड दक्षिणी गोलार्ध में था। कौन सा? गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया, ये 2 थे प्रमुख रूप से महाद्वीप। गोंडवाना कहाँ था? तो यह दक्षिण में था, साउथ में था। इसके अलावा इसके टूटने से अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप का निर्माण हुआ है। ठीक है, हमें याद रखना है गोंडवाना के टूटने से ही 4 महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। वहीं गोंडवाना लैंड के कुछ हिस्से लॉरेशिया के कुछ हिस्सों से जुड़ गए जिनमें प्रायः अरब प्रायद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप आते हैं और गोंडवाना लैंड का नाम भारत के गोंडवाना प्रदेश के नाम पर ही रखा गया है क्योंकि यहाँ शुरुआती ही जीवन के प्रमाण हमें देखने को मिले हैं। कहाँ पर? गोंडवाना भाग में। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष दर्जा नहीं आता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत उपयुक्त में से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। जैसा कि विशेष श्रेणी का दर्जा किन राज्यों को दिया जाता है? तो विशेष श्रेणी का दर्जा उन राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र के द्वारा दिया जाता है जो पहाड़ी इलाके, रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ेपन तथा गैर व्यवहार राज्य वित्त जैसे भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करते हैं, वे विशेष श्रेणी वाले राज्य कहलाते हैं। और यह वर्गीकरण कब अस्तित्व में आया था? तो यह वर्गीकरण 1969 से अस्तित्व में आया है। अर्थात विशेष राज्य जो कहा जाता है कि विशेष राज्य का दर्जा, यह शब्द कब 1969 में इजाद हुआ था भारत के परिप्रेक्ष्य में। वहीं हम बात करें कि भारत में विशेष श्रेणी के कुछ प्रमुख क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से? तो उत्तर पूर्वी में आते हैं 7 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये कुछ प्रमुख उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं जो विशेष श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये भी कुछ ऐसे राज्य हैं जिसके अंतर्गत आते हैं और अन्य राज्यों को जनरल श्रेणी राज्य अर्थात GCS के रूप में संदर्भित किया गया है। अगला प्रश्न है उपयुक्त में से कौन सी घाटी अपभ्रंश घाटी का उदाहरण नहीं है? या निम्नलिखित में से कौन सी घाटी अपभ्रंश घाटी नहीं है? तो आई होप कि इसका आंसर हम सभी को पता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है चंबल घाटी। चंबल नहीं, यहाँ पर थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया है, चंबल घाटी है वो। ठीक है, तो
भ्रंश घाटी किसे कहा जाता है? रिफ्ट वैली को ही। ठीक है, और इसे तो हम सभी जानते हैं कि रिफ्ट वैली एक ऐसा स्थल रूप है जिसका निर्माण विवर्तनिक हलचल अर्थात प्लेटों के खिसकने के हलचल के परिणाम स्वरूप होने वाले भ्रंशन के कारण होता है। और ये सामान्यतः पर्वत श्रेणियाँ तथा उच्च भूमियों के बीच स्थित लंबी आकृति वाली घाटियाँ होती हैं, जिनमें अक्सर झीलें भी हमें देखने को मिलती हैं। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंसने लगता है या धंस जाता है। तब तनाव जनित बल के कारण, किस बल के कारण? तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है। तब जाकर रिफ्ट वैली का अर्थात भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। भ्रंश घाटियाँ लंबी, सकरी और गहरी होती हैं और जर्मन भाषा में इसे ग्राबेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राबेन किसे घाटी को कहा जाता है? तो हमें याद रखना है भ्रंश घाटी अर्थात रिफ्ट वैली को ही ग्राबेन कहा जाता है जर्मनी भाषा में। मध्य प्रदेश की नर्मदा, सोन और ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी के सबसे प्रमुख उदाहरण हैं। भ्रंश घाटी के उदाहरण की कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? नर्मदा, सोन और ताप्ती। जबकि चंबल नदी पर्वतीय प्रदेश में यह नदी युवावस्था में होती है। पर्वतीय प्रदेश में ये नदी युवावस्था में होती है और अपनी लंबवत अपर्दन क्रिया द्वारा बहुत सक्रिय और गहरी घाटियों का निर्माण करती है, जिसे महाखंड कहते हैं, और इसके किनारे बहुत ही तीव्र ढाल वाले होते हैं। जैसा कि हम सभी ने बीहड़ का नाम सुना है। चंबल नदी के किनारे भिंड मुरैना वाला क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा आपको बीहड़ क्षेत्र, जो चंबल नदी के क्षेत्र वाला है पूरा, वो आपको ऐसा ही क्षेत्र देखने को मिलता है जहाँ सबसे ज़्यादा महाखंड और जिसे सामान्य भाषा में बीहड़ कहा जाता है, वह आपको यहीं देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा एमपी पुलिस, पटवारी और एमपीएसआई के में एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या है? बुरहानपुर इसका सही आंसर है। बुरहानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमें याद रखना है बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। और यह किस देश की राजधानी रहा है? तो हमें यह भी याद रखना है कि यह खान देश की राजधानी रहा है। कौन सा? बुरहानपुर। और इसे 14वीं शताब्दी में खान देश के फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र नसीर के द्वारा, किसके द्वारा? नसीर के द्वारा बसाया गया था। दुर्गम पहाड़ी स्थित असीरगढ़ का किला बुरहानपुर से 22 किलोमीटर और खंडवा से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन सा? असीरगढ़ का किला बुरहानपुर जिले में आता है। वैसे यह खंडवा बुरहानपुर रोड पर ही स्थित है। और आधार से इस किले की ऊंचाई, हम यहाँ पर असीरगढ़ के किले की भी बात कर रहे हैं। असीरगढ़ के किले की ऊंचाई कितनी है? तो असीरगढ़ के किले की ऊंचाई भी हमें याद रखना है 259.1 मीटर असीरगढ़ के किले की ऊंचाई है। और औसत समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 701 मीटर है। साथ ही साथ इसके अलावा और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे गेटवे टू सदर्न इंडिया, गेटवे टू सदर्न इंडिया हमें याद रखना है इसके, या फिर दक्षिण का द्वार या दक्कन का दरवाज़ा। किसका? दक्कन का दरवाज़ा भी इसे कहा जाता है। तो ये सब बुरहानपुर से जुड़े जितने भी फैक्ट हैं हमने उन सभी को कवर अप कर लिया है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी श्रेणी अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी श्रेणी दो बड़ी नदियों के बीच अवस्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपसे क्या पूछा रहा है कि मध्य प्रदेश में उपयुक्त ये निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी श्रेणी दो बड़ी नदियों के बीच में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है सतपुड़ा इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है कि मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियों में से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश की दो विशाल नदियों नर्मदा तथा ताप्ती, कौन कौन सी? नर्मदा एंड ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। नर्मदा का उद्गम सतपुड़ा पर्वत की मेकाल श्रेणी से होता है, वहीं ताप्ती का उद्गम यह भी सतपुड़ा श्रेणी से ही होता है। ये दोनों ही नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर समानांतर बहती हुई अरब सागर में जाकर मिलती हैं। तो अगला फैक्ट बनता है कि नर्मदा या फिर आपकी ताप्ती नदी, कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस नदी में किस सागर में जाके समाप्त होती हैं? तो अरब सागर में जाकर मिलती हैं। किस दिशा में बहती हैं? तो यह पूर्व से पश्चिम, किस दिशा से? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल, भांडेर और कैमूर श्रेणी स्थित हैं।
किस नदी के? नर्मदा नदी के उत्तर में ही विंध्याचल, भांडेर और कैमूर, कौन कौन से? विंध्याचल, कैमूर और भांडेर श्रेणियाँ हमें देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विंध्याचल और सतपुड़ा इज अ करेक्ट आंसर। सामान्य रूप से नर्मदा बेसिन या जिसे नर्मदा कछार भी कहा जाता है, तकनीकी रूप से उस जल ग्रहण क्षेत्र को कहा जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? नर्मदा बेसिन या कछार, जिसमें गिरने वाला वर्षा का जल नदी नालों के तंत्र से होकर अंततः नर्मदा में जा मिलता है, यही नर्मदा बेसिन या नर्मदा कछार कहलाता है। जल ग्रहण क्षेत्र एक उस कटोरे की समान होता है जिसे सामान्य भाषा में नर्मदा घाटी के से आशय बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र से शेष रहे मैदान और निचले क्षेत्र से लगाया जाता है। नर्मदा के संदर्भ में कछार का स्वरूप एक लंबी नाव के जैसा है, जिसके सतही भूगोल को देखें तो उत्तरी कगार विंध्याचल पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों और दक्षिणी कगार सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों की श्रृंखलाबद्ध श्रेणियों से बनता है। आपकी नाव इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। तो उत्तर और दक्षिण इस तरीके से हमने यहाँ पर बात कर ली है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी नर्मदा के उत्तरी और सतपुड़ा श्रेणी दक्षिण किनारे पर प्रायः समानांतर चलती हैं। विंध्याचल पर्वत अनेक पठारों से मिलकर बना हुआ है, जो पूर्व में बिहार के सासाराम से लेकर पश्चिम में गुजरात के निकट जोबर तक फैला है। विंध्याचल पर्वत किन किन पठारों से? पूर्व में बिहार के सासाराम से लेकर तो पश्चिम में बिहार के निकट जोबर तक फैला हुआ है हमारा विंध्याचल पर्वत। अगला प्रश्न है, विंध्याचल कगार का दक्षिणी भाग है। विंध्याचल कगार का दक्षिणी भाग कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा पठार विंध्यन कगार का दक्षिणी भाग है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भांडेर का पठार इज अ करेक्ट आंसर। भांडेर का पठार भारत में मध्य प्रदेश राज्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पठार है। इसका लगभग क्षेत्रफल कितना है? लगभग 10,000 किलोमीटर का है। कितना क्षेत्र है इसका? 10,000 किलोमीटर का है। इसके साथ ही यह क्रमशः उत्तर और पूर्व में भारत गंगा के मैदानों इसके उत्तर पूर्व में भारत गंगा के मैदानों और छोटा नागपुर पठार के साथ दक्षिण में दक्कन के पठार को भी जोड़ने का कार्य करता है, और यह पठार मध्य भारत में विंध्य रेंज का भी एक प्रमुख हिस्सा है। आज का महत्वपूर्ण और लास्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में मध्य प्रदेश भारत का कौन से या किस क्रम का सबसे बड़ा राज्य है? भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, सेकंड पोजीशन। जैसा कि क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है, जबकि पहले स्थान पर राजस्थान है। हालांकि अविभाजित अर्थात जब बटा हुआ नहीं था तब मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य पहले नंबर पर हुआ करता था, और विभाजन के बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 308,252 अर्थात 3,08,252 वर्ग किलोमीटर रह गया है, जिससे यह पहले स्थान से खिसक कर अब दूसरे स्थान पर आ गया है। तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने विस्तृत रूप से और उनसे जुड़े जितने फैक्ट हैं उन सभी को लेकर चर्चा की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।